Hello everyone, today we will discuss the next portion, that is Piaget theory of cognitive development. लास्ट में जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन किया उसमें 2024 के क्वेश्चन हो गए थे। 2025 के क्वेश्चन हम एक मैराथन में करेंगे क्योंकि उसके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल रिपीटेटिव थे, उन्हीं पर बेस्ड थे, जिनकी वजह से अगर मैं वो क्वेश्चंस दोबारा कराती तो आपको एक रिपीटेशन लगता। इसलिए आज नेक्स्ट चैप्टर है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके लिए कंजर्वेशन के कुछ जो मैंने टाइप्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया, जैसे वॉल्यूम, मैटर, नंबर, लेंथ। ठीक है, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तब उसको कंजर्वेशन की चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है और वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन की तरफ जाता है तो जो कंजर्वेशन टास्क है, जैसे सीरिएशन या फिर एक ग्लास वाला, जब हम सेम वाटर दोनों अलग अलग डायमेंशन के ग्लास में डालते हैं तो बच्चा बोलता है कि अलग अलग है इन प्री ऑपरेशनल में, और जब कॉन्क्रीट में आता है तो वो समझ आता है कि नहीं ये दोनों सेम है। देन लेंथ का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे, जिसमें फर्स्ट सेंसरी, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको कवर किया गया है। इसके अंदर अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि ये मैंने जो DSSB का एग्ज़ाम था उसके बेसिस पर बनाए थे और ये बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ CDP में बनाई है तो वो ये पियाजे वाले नोट्स बनाए हैं, क्योंकि इसमें जब हम और ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो वहाँ उसके पॉइंट भी मैंने इधर ऐड किए हैं। ओके, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। इन्हीं के बेसिस पर जो PYQs है वो डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब डिज़ाइन किए गए हैं, और जो भी हम आज PYQ करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर ही होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन PYQs ही होंगे। जो भी PYQ के क्वेश्चन जब मैंने एनालिसिस किया इनका, तो ये एक चीज़ सामने आई कि जो भी PYQ है उसके अंदर या तो उन्होंने स्टेजेस पूछी हैं कि किस स्टेज में बच्चा है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पूछी है उस स्टेज की। सिर्फ इन 2 चीज़ों पर पूरे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। इसमें मान सकते हैं कि 50% जो क्वेश्चन है वो हमारे फैक्ट बेस्ड है डायरेक्टली, और जो अदर 50% है वो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें आपको बताएगा कि एक स्टोरी की फॉर्म में 2 या 3 लाइन में कि एक बच्चा है वो ये काम करता है, तो आप बताओ कि पियाजे के अकॉर्डिंग वो किस स्टेज में है। ठीक है, तो हम अपने PYQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, इसमें रिवर्सिबल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले, हेरार्किकल क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन। राइट आंसर इज़ मेक बिलीव प्ले। और जो बचे हुए जो तीनों हैं उसके अंदर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज यंग चिल्ड्रन कैन इंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले बट कैन नॉट येट टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। वैसे तो इसका आंसर इधर से ही आ जाना चाहिए कि सिम्बॉलिक प्ले की बात की है, उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे जो पेन से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लग रहे, जैसे सिम्बॉलिक प्ले हो गया या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन नहीं ले सकता, इसको अंडरलाइन करो, तब आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सी स्टेज है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ पियाजेन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पुराने स्कीमा में, जैसे आज मुझे ना, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे एक बच्चा है उसको पता नहीं था कि कैमल क्या होता है। ठीक है, तो जब वो कैमल को देखता है, उसके बारे में जानता है, तो वो होता है एसिमिलेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। लेकिन अब जब हमने वो इन्फॉर्मेशन ले ली है और उसको हम अपने दिमाग में फ़िट कर रहे हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे कि चलो देखते हैं कि जो कैमल है वो किसके जैसा दिखता है। ठीक है,
तो जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे बात होती है अकोमोडेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है मीना हैज़ बिगिन टू यूज़ वर्ड एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। सी ऑल्सो बिगिन टू रीजन लॉजिकली दो सी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ मीना इन। ये देखो, इस क्वेश्चन में हम है ना, अगर हम सिर्फ एक वर्ड को देखें कि रीज़न लॉजिकली देती हैं, तो हम इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में उसने बोला कि वो कंजर्वेशन भी नहीं कर पाती, तो अगर सिर्फ हम पीछे वाले सेंटेंस को देखें तो हम प्री ऑपरेशनल लगाएंगे इसका। लेकिन जब हम पूरे एग्जाम्पल को कंबाइन देखते हैं, तब हम सोचते हैं, मतलब तब हमारे पास ये थ्योरी बन के आती है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, जिसमें बच्चे को इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ बच्चे के अंदर पहले आ जाती है, बच्चा कोई चीज़ पहले सीख लेता है, लेकिन कम्प्लीटली उस स्टेजेस की सभी चीज़ें बच्चा नहीं सीख पाता उस एज में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे के में लॉजिकल थिंकिंग तो पहले आ गई, लेकिन उसमें कंजर्वेशन अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब अभी भी वो प्री ऑपरेशनल में ही है। So next question is, which one of the following developmental theories advocate that cognitive development precede symbolic language development in the child? किससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है, मतलब किस व्यक्ति ने थ्योरी दी, या फिर ये कौन सी थ्योरी है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी बच्चे में जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले दिमाग का डेवलपमेंट होता है। तो ये बात की थी हमारी पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट इज 9-year-old Lila classify a collection of buttons according to their size, then she combine all group of button and redistribute them on the basis of false on them। ठीक है, तो 9 साल की लड़की क्या करती है, जो भी बटन होते हैं उनको अलग अलग बांट देती है और फिर उनको इकट्ठा भी कर लेती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा ग्रुपिंग भी कर रहा है, बच्चा सीरिएशन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये बच्चा कौन से स्टेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश अकर व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एक्सिस्टिंग स्कीमा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस। बच्चों ने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी उन्होंने नया स्कीमा सीखा है, नई इन्फॉर्मेशन अपने स्कीमा में डाली है, उसको जो वो एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ फिट करने की कोशिश करता है, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass hold more water than the wider but shorter glass। तो ये जो है कंजर्वेशन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जब बच्चे को लगता है कि जो वाइड ग्लास है, बेशक वो हाइट में छोटा है, उसमें कम पानी है एज़ कम्पेयर टू जो लंबा ग्लास है और जिसका बेस जो है वो बहुत कम है। मतलब बच्चा कंजर्वेशन नहीं सीख पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि ये जो एक ब्रॉड ग्लास में पानी था, वही पानी इस दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, तो ये रीज़न किस चीज़ की वजह से दे रहा है, कंजर्वेशन की वजह से दे रहा है, क्योंकि उसमें अभी तक कंजर्वेशन नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिवर्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज़ अ बेसिक accomplishment of which stage is given by the Piaget theory of cognitive development। रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में आती है, मतलब अगर A इज़ इक्वल टू बी लिखते हैं तो B इज़ इक्वल टू A होता है, तो ये वाली चीज़ हमारी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकोमोडेशन रेफर्स टू समायोजन किसे कहते हैं। हमें पता है ना, जब बच्चा किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है या फिर ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, परिवर्तन करता है, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ओके, जो थर्ड ऑप्शन हम इसको भी डिस्कस करते हैं। द चाइल्ड ब्रेक डाउन द स्कीमा इनटू डिसकनेक्टेड चंक्स, मतलब अलग अलग चंक्स में चीज़ों को बांट देता है और तब सीखता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। देखो, मैं चंक से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक वर्ड होता है चंकिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड होता है, जिसमें बच्चा जो जैसे बड़ा नंबर हो गया, बड़ा स्पेलिंग हो गया, तो उसमें क्या करता है, उसको छोटा छोटा तोड़ के तब उसको याद करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चंक्स में तोड़ना ये पार्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ओके, नेक्स्ट इज ए 5-year-old चाइल्ड इज शोन 16 फ्लावर
4 of which are red and 12 are blue. When a 5-year-old child is asked if there are more blue flowers, the child is likely to respond that there were more blue flower. मतलब अगर उसको तो पहले 16 फ्लावर थे, उसने 4 रेड कर दिए और 12 ब्लू कर दिए, फिर उसको 5 ब्लू फ्लावर और दिए गए, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने उन 5 जो फ्लावर और दिए गए उनको वापस से ब्लू की कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आ गया है। ठीक है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस में बच्चा बात करता है कि रीज़न देता है कि अगर एक सिचुएशन जैसे A इज़ इक्वल टू बी एंड B इज़ इक्वल टू सी, ये भी एक तरह से ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सोल्व कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। जब बच्चा रीज़न देना स्टार्ट कर देता है या फिर प्रॉब्लम्स जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो भी प्रॉब्लम वो सोल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो बच्चा किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है। सो राइट आंसर इज़ डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। यानी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, रीज़न देने की बात करते हैं, तो हम किसी भी एक पर्सपेक्टिव को नहीं देखते, हम उसके लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसलिए डिसेंट्रेशन। और सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही चीज़ पर सटीक रहना। ठीक है, तो डिसेंट्रेशन आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और सेंट्रेशन आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। नेक्स्ट इज राघव प्रिटेंड टू राइड अ बूम स्ट्रिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। जब एक बच्चा जो झाड़ू से ऐसे बोलता है कि मैं हॉर्स चला रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और अगर इसका एक स्पेसिफिक वर्ड देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं बच्चा एनिमिज्म भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग इमर्ज। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी इमर्ज होने स्टार्ट हो जाती है। देखो, अगर वो बिगिन या फिर इमर्ज वाली यहाँ पे वर्ड नहीं आते ना, तो हम बोल सकते थे कि कॉन्क्रीट में है, लेकिन यहाँ पे हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी अभी स्टार्ट हुई है चीज़ें। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर। The next question is, in which stage of cognitive development do children begin to build on each other's play ideas, strengthen the understanding that symbol represent object but lack conservation skills? मतलब यहाँ पे बच्चा एक दूसरे से बात करता है और उनके समझने की कोशिश करता है, बट और सिंबल का भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसको क्या नहीं आती, यहाँ पे उसको कंजर्वेशन स्किल्स नहीं आती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज a 6-year-old child reasoned that taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of his eyes। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेट करता है। तो मतलब इस यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर एक बच्चे के सामने एक ब्रॉड ग्लास से पानी एक लंबे ग्लास में डाला जाए, तो बच्चा बोलेगा कि जो लंबे वाले ग्लास में पानी डाला है वो ज़्यादा है, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताओगे। नेक्स्ट इज इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजेस प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कौन सी होती हैं, जहाँ पे इमिटेशन से सीखा जाए, या फिर जहाँ पे अडल्ट एक्सप्लेनेशन दें, या फिर जहाँ पे जो टीचर बोले कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, या फिर वो एक्टिविटी जो बच्चा सेल्फ इनिशिएट करे, ट्रायल और एरर से खुद चीज़ें सीखे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वही होती हैं जहाँ बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ एक्सपीरियंस करके खुद चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जैसे बच्चे कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए और बच्चा उसी मटेरियल से कुछ बना दे या फिर उस मटेरियल से कुछ नया सीखे, तो वो होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट इज सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर टू। सो इसका आंसर हो जाएगा द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द वन डायमेंशन लाइक लेंथ। तो सीरिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीरीज़ में लगाना बेस्ड ऑन इट्स डायमेंशन।
जैसे स्कूल में प्रेयर के टाइम पे हम हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते थे, तो डेट इज़ सीरीज़ में लगाना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 15-year-old Nasima feels that ball is pressed and converted into snake, then the clay increase. तो what reasoning behind her thinking? सो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि एक बॉल है, उसको प्रेस किया गया और उसको स्नेक में बदल दिया गया. यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है क्ले की. क्ले को पहले बॉल में मोल्ड किया, उसके बाद स्नेक में. तो बच्चे को लगता है कि अब इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी जो क्ले है वो बढ़ गई है. तो इसका मतलब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नहीं है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. नेक्स्ट इज़ Ruchi is shown 3 pencils and observed that pencil A is longer than B, B is longer than C, and then A is longer than C. मतलब A B से बड़ी है, B C से बड़ी है. और इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो A है वो C से बड़ी है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो लॉजिकली सोच पा रहा है. तो यहाँ पे इसका जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा अपने थॉट को रिवर्स कर पा रहा है. ठीक है, तो ट्रांजिटिव थॉट का भी मतलब यही होता है कि अपने जो भी रिवर्सिबिलिटी है उसको बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है, कर पा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर एबल ऑफ. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस चीज़ को सीखता है? सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम देखो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे को. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती हैं. एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी फॉर्मल में आता है और प्रोपोजिशनल रीजनिंग भी हमारी फॉर्मल में आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर इम्पोर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग. लर्निंग के लिए सबसे अच्छा कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट इज़ मोबिलिटी ऑफ टीचर. टीचर को क्लास में घूम घूम के पढ़ाना चाहिए. प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल, आपके पास बहुत अलग अलग तरह का मटेरियल होना चाहिए. प्रोवाइडिंग मॉडरेटली नोवल एक्सपीरियंसेस, यानी कुछ मॉडरेट नोवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करनी चाहिए. देन एंश्योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए. ये करेक्ट है क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की यहाँ पे जो बात की है वो इन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात की. जैसे अगर बच्चा अगर हम बच्चे को पनिशमेंट दे रहे तो पनिशमेंट जो है वो ये नहीं होगी बच्चे को हम मार रहे हैं या फिर उसको कुछ थ्रेट दे रहे नहीं, लेकिन बच्चे को हम यहाँ पे समझा सकते हैं. द नेक्स्ट इज एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ द लार्जर वर्ल्ड एंड बिलीव दैट द टीचर एंड द प्लांट एज वेल एज मूविंग क्लाउड एंड रोलिंग स्टोन कैन हैव अ मोटिव एंड द इंटेंशंस. यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनको यहाँ पे लिविंग की तरह देखा जा रहा है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज. और इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एनिमिस्टिक व्यू. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी. एक टीचर को क्या होना चाहिए? मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल, करेक्ट. स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड, बिल्कुल भी नहीं. एम्पैथेटिक एंड ट्रांसपेरेंट, नहीं. मैकेनिकल एंड बिहेवियरिस्टिक, नहीं. देखो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है एंड ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बट इसकी ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर जजमेंट आर बेस्ड ऑन द इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे को यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं आ रही कि कैन नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स, और रिवर्सिबिलिटी आती है कॉन्क्रीट स्टेज में. तो इसका मतलब जो पहली वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं आती. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड रिसोर्स. प्री ऑपरेशनल स्टेज पे टीचर को किस किस रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए या फिर कैसे रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए? फर्स्ट इज़ यूज़ कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अ लोट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल. बिल्कुल सही. कॉन्क्रीट का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं, हाथ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रायल और एरर करके सीख सकते हैं. ठीक है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. उसके साथ साथ कुछ ऑडियोज़ भी हो सकते हैं, कुछ विजुअल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी लर्निंग लॉन्ग टर्म लर्निंग
बन जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना, एक बार जैसे देख लिया तो वो उसकी जो पिक्चर है वो हमारे दिमाग में रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये वाली चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम भी बच्चा नहीं कर सकता इस स्टेज पे, और ना कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग वो कर सकता। नेक्स्ट इज ए 5-year-old child failed to reason that when water is transferred from a long to a narrow glass to a wide container, the quantity of water remains the same according to Piaget. This is because, so ये आप पढ़ के आंसर देना। ठीक है, सो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए या फिर हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं उनसे हमें एक चीज़ तो पता चली कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो रिपीट होने का जो पैटर्न है वो सेम ही है इन क्वेश्चंस का, बस थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज करते हैं दे दें, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उनमें नाम भी चेंज हुआ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। इन Piaget cognitive development theory, the process for search for balance between self and the world is referred to as, जब खुद में और संसार में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, पियाजे ने दो चीज़ें पर बात की, फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज डिसइक्विलिब्रियम। जब कोई हम नया स्कीमा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम उसको अकोमोडेट भी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को वरी करती रहे या फिर वो हम फिट नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में, तो ऐसी सिचुएशन होती है डिसइक्विलिब्रियम की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बैलेंस क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है कि डिसबैलेंस, तो बेसिकली यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की बात होती। नेक्स्ट इज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंजर्वेशन इज अचीव बाय, कंजर्वेशन किस स्टेज में आ जाता है, सो राइट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड नॉट, टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अगर उनके बच्चे हैं तो, गिव अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासिफिकेशन, ये तो करना चाहिए। गिव प्रॉब्लम डेट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन तो है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, जो कि कॉन्क्रीट के बाद आती है। देन सी इज सीरिएशन टास्क, ये भी सही है। गिव कॉन्क्रीट रिसोर्स, ये भी सही है। ठीक है, सो अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सीटेड पेपर में आते तो बेटर रहेगा कि आप पेन से जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो मेन जो वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करते चलो, क्योंकि जब आप आंसर लगाओगे तब ये ऐसी टेक्निक्स काम आती हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ऐसे ही हम अपनी जो भी वीडियो होंगी उनको PY के ऊपर बेस्ड रखेंगे, और टॉपिक वाइज हर चैप्टर की वीडियो आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।